पूरा आईटी सेक्टर डाउन है 25%। और इसमें इन्वेस्टर्स की क्वेरी है कि क्या ये एक राइट समय है आईटी सेक्टर्स को लेने का और आईटी स्टॉक्स को लेने का, पैसिव इन्वेस्टिंग करने का। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी कोशिश करूंगा एज ए सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आईटी सेक्टर्स का वैल्यूएशन क्या रीजनेबल है या अभी भी आईटी सेक्टर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और किसी भी सेक्टर्स का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटी सेक्टर्स में इंडिया के जो सबसे मेजर प्लेयर्स है कौन है? इन्फोसिस और टीसीएस। अब इन्फोसिस और टीसीएस का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करते हैं? नॉर्थ ऑफ अमेरिका मेनली, मतलब 90%, मोर देन 90% रेवेन्यू दे जनरेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ अमेरिका एंड दी यूरोपियन कंट्रीज। तो डेवलप इकोनॉमी से आती है, और डेवलप इकोनॉमीज में आज रिसेशन का एक प्रेशर है। आप यूएस में देखेंगे तो इन्फ्लेशन देखेंगे, आप यूएस में इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है। आप सिलिकॉन वैली देखिए, पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हुआ, एक सेंटिमेंट्स एक बना जिसकी वजह से क्रेडिट सूज का देखिए आप, या सिलिकॉन वैली देखिए। तो जब इस तरह की, और आप यूरोपियन कंट्रीज का देखिए जहां पर रिसेशन का प्रेशर काफी है कि रिसेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब इस तरह की ग्लोबल क्यूज है डेवलप्ड इकोनॉमी से, और जहां से आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है, आप समझो अगर आप 100 रुपया अगर आप कमाते हो और 100 रुपया में से आप 90 रुपीज आपकी जो रेवेन्यू है, इट डिपेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपकी अगर उस कंट्री में इश्यू है तो आप कैसे पैसा कमाएंगे? तो ये है एक सर्विस प्रोवाइडर। आप समझिए इंडिया जो है, जो इंडिया की जो आईटी कंपनियां एक सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग को, फाइनेंस को और इंश्योरेंस सेक्टर्स को इन मेजरली नॉर्थ अमेरिका और द यूरोपियन कंट्रीज। तो वहां पर बहुत सारी इश्यूज है जिसके वजह से मार्जिन का काफी ज्यादा प्रेशर है। अब सेकंड है कि जो ग्लोबल स्पेंडिंग थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, वो नॉर्मली 2.5% था, और जो कोविड के टाइम में जो डिजिटल स्पेंडिंग थी वो 9% तक पहुंच गई थी। जो तो आप समझिए 3 टाइम्स हो गया था। तो आप किस समय आप एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेक्टर्स में। तो जो एवरेज पी है लास्ट 10 सालों का, आप अगर आईटी का पी देखेंगे सेक्टर का, तो वो 16 to 80 टाइम्स पर ट्रेड करता है। पोस्ट कोविड जो ये था वो पी था, वो 27 to 28 टाइम्स ट्रेड कर रहा था। मतलब पी भी एकदम टॉप पे थी और अर्निंग्स भी टॉप पे थी। तो जब इस समय जब पी किसी भी सेक्टर्स का या किसी भी स्टॉक्स का टॉप पे होता है और अर्निंग्स भी टॉप पे होती है, और जहां पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन नहीं होती है और अर्निंग्स में थोड़ा सा भी ड्रॉ डाउन आया तो स्टॉक वो क्रैश हो जाता है। तो अभी भी जो आईटी सेक्टर्स का पी है वो 24 या 23 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। जो एवरेज पी है वो बिटवीन 16 to 18 टाइम्स है। ये हो गया पी। आप समझेंगे कि जो आईटी सेक्टर या फिर जो पूरा सेक्टर्स का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क किसी भी सेक्टर का कैसे कर सकते हैं। देखिए किसी भी सेक्टर्स का आप पी देखिए कि पी क्या, जो सेक्टर्स का पी क्या है। अगर पी भी टॉप पर है और अगर अर्निंग्स भी टॉप पर है तो स्टॉक्स में क्रैश हो सकता है अगर अर्निंग्स में थोड़ा सा भी ड्रॉ डाउन है। 2017-18 में सारे एनबीएफसीज इंडिया में मेजरली जो आप देखेंगे, आप इडलवाइज, डीएचएफएल, आईआईएफएल, पीरामल, ये जो इनकी जो लोन बुक साइज थी वो 25% से ग्रो कर रही थी, और जो प्राइस टू बुक था वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स था। अर्निंग्स भी 25% से ग्रो हो रही थी। अर्निंग्स में ड्रॉ डाउन आया और स्टॉक में आपने क्रैश देखा। तो आप किसी भी सेक्टर्स का आप पी देखिए। फिर एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका पी एक मॉडरेट है और अर्निंग्स अच्छी है, जैसे निफ्टी इंडेक्स में हुआ। तो आपने देखा कि पी मॉडरेट थी और अर्निंग्स आई, जैसे अर्निंग्स आई तो एक रैली आती है। अब पी भी रॉक बॉटम पर है और जो अर्निंग्स है वो भी रॉक बॉटम पर है। तो जैसे आपने देखा, आपने पीएसयूज में रैली आई क्योंकि जो उनकी जो प्राइस टू बुक थी वो भी 1 थी, और जो अर्निंग्स भी बिल्कुल टॉप, बिल्कुल बॉटम पे थी, मतलब रॉक बॉटम पे थी। तो उस समय जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ना, वो आपके फेवर में होता है। तो आप इस तरह से आप किसी भी सेक्टर्स का आप फ्रेमवर्क कर सकते हैं, वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ वैल्यूएशंस को आप कंट्रोल में है और कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है।
तो आप वैल्यूएशन को देखिए, आप एवरेज पी को देखिए, या तो आप कोई ऐसा स्टॉक या सेक्टर्स बाय तो नहीं कर रहे ना, सेक्टर्स में इन्वेस्टिंग तो नहीं कर रहे ना, पैसिव इन्वेस्टिंग, जहां पर पी भी पीक पर है और अर्निंग्स भी पीक पर है। तो ऐसे में जो में आपको वो सेक्टर्स या स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। है कि जो आईटी जो होती है ना, वो मेनली डिस्क्रिशनरी इन नेचर। डिस्क्रिशनरी कैसे होती है कि जो जब ग्लोबल जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां जब वो पैसा नहीं कमाएंगी तो आईटी में स्पेंडिंग नहीं करेगी, और आईटी स्पेंडिंग कैन बी डिलेड। तो मोर डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। और आप देखेंगे जैसे एफएमसीजी से आईटी को कंपेयर किया जा सकता है कि एफएमसीजी का जनरली जो सेक्टर पी है वो 60-70 है, बट एफएमसीजी नॉट इन डिस्क्रिशनरी इन नेचर। जो आईटी जो है वो मोर डिस्क्रिशनरी इन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनियां अगर पैसे कमाएंगी तो ही आईटी स्पेंडिंग करेंगे, कंपनियां पैसे नहीं कमाएंगे तो वो आईटी स्पेंडिंग को डिले कर सकती है। और ये मोर एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। आप टीसीएस का अगर वेटेज देखेंगे और इन्फोसिस का वेटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 26% ईच वेटेज है। तो मतलब दो स्टॉक्स मिला के जो वेटेज है वो 52% वेटेज है। तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री है, कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है ये। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी। छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।